ओके, 75,000 के टारगेट हो सकते ऑल राइट। मनोज जी, आप क्या राय देंगे अगर कोई किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है 3 साल के लिए चांदी में, तो क्या स्तर वो वॉच करें? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल यहाँ पे मैं मेहता जी से काफी हद तक सहमत हूँ कि जिस तरह से यहाँ पे फिजिकल डिमांड में जो लगातार बढ़त देखने को मिल रही है और इंडस्ट्रियल डिमांड भी यहाँ पे काफी बेहतर है चांदी की, उस लिहाज से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कीमतों में लगातार सपोर्ट देखने को मिले हैं। टेक्निकली भी अगर हम देखें तो 1 डिकेड से ज्यादा का कंसोलिडेशन चांदी में देखने को मिला है और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कीमतें जो है वो ब्रेकआउट के करीब हैं। तो वर्ष 2023 जो है स्पेशली वो चांदी के लिए बेहतर रहेगा और लगभग 20% तक के जो रिटर्न्स हैं वो इंटरनेशनल और भारतीय बाजारों में यहाँ देखने को मिल सकते हैं। मेरा मानना है कि 65 से 66 हजार की रेंज में चांदी मिले तो बिल्कुल अक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। डिप्स मिले तो और बाय करें। 58 59,000 का आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 85,000 तक के जो लक्ष्य है वो 2023 के लिए रख सकते हैं। मतलब 4 से 5 हजार के स्टॉप लॉस में 20,000 तक की जो है अपसाइड की पोटेंशियल इस कमोडिटी में वर्ष 2023 में लगती है। तो 1:4 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पे इस कमोडिटी में वर्ष 2023 में नजर आ रहा है। ओके, सुरेंद्र जी, एक चीज़ होती है और चांदी में हम ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हिस्ट्री गवाह है कि जब भाव चढ़ते जा रहे थे तो लोगों ने कहा कि यहाँ 70 आएगा, 80 आएगा, लाख आएगा, और उसके बाद चांदी सीधा यहाँ पर आपको 35-45 भी दिखाती हुई नजर आई। तो बाजार में थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म तो ज़रूर है। क्या डिफरेंट है इस बार उस समय से जब हमने उस लेवल से चांदी को इतनी जोर से गिरते हुए देखा? देखिए, उस समय के इंपोर्ट के आंकड़े और अभी के इंपोर्ट के आंकड़े, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। साथ ही एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कंट्री जो चांदी का प्रोडक्शन करती है उसे कोई खरीद नहीं रहा है। और तीसरी बात, जब हम 2011 की शायद आप बात कर रहे हैं, 2011-2013 जब चांदी का प्राइस 76,000 के आसपास हो गया था, उस समय में और इस समय में ये फर्क है कि अब चांदी का इंडस्ट्रियल यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जब जब इंडस्ट्रियल यूसेज बढ़ता है तो डेफिनेटली उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। इसे ग्रीन एनर्जी के रूप में देखा जा रहा है, सोलर पैनल में यूज होता है, जो 2013 में ये सारी चीजें थी, लेकिन बहुत ही लोअर लेवल पे थी। तो इसकी वजह से ये मैं ये मानता हूं कि ये कंपेरेबल नहीं है और इसी की वजह से चांदी ऊपर जाएगी। और मनोज जी ने एक बहुत अच्छी बात की कि एक 10 साल का कंसोलिडेशन हो चुका है। आप 10 साल तक किसी कमोडिटी का प्राइस एक पर्टिकुलर रेंज में रहे तो उसमें एक मूवमेंट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन के फिगर्स, आपके जो डेली कंजम्पशन के फिगर्स होते हैं, उस फिगर से आपके इन्वेस्टमेंट के फिगर को मैच करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं जाके ये मैचिंग होगा। और भारतीय बाजारों में खास तौर पर जिस प्रकार से रुपया कंटिन्यूस गिरता जा रहा है, मुझे तो लगता है कि शायद हमारा ये टारगेट अचीव हो पाएगा। और जैसे कि मेरे दोनों पैनलिस्ट ने बताया, मैं भी ये मानता हूं कि नीचे 62 से 63,000 का एक नीचे का इसमें सपोर्ट लेवल रहेगा, लेकिन वहां से पूरा ये अपसाइड ही लगभग 95,000 तक 2023 में रह सकता है। ऑल राइट, तो यानी कि वॉच करें चांदी को आप यहाँ पर। 62 का एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। ऊपर में अगर 75,000 निकालता है तो फिर 95 बहुत दूर नहीं। बात अब यहाँ पर सोने की कर लेते हैं, जहाँ पर भी अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिला है। एक कंसोलिडेशन के बाद बढ़त यहाँ पर लौटी है। 55,000 जैसे स्तर हमने बाजार में फिर से बनते हुए देखे हैं। सुरेंद्र जी, यहाँ पर क्या व्यू है? खरीदारी तो है, लेकिन जहाँ तक ETF की बाइंग की बात है, उसने इस साल में यहाँ पर डिसअपॉइंट किया है। देखिए, हमें पूरे गोल्ड के एक पैटर्न को समझना होगा। गोल्ड का पैटर्न किस तरह से चलता है। सबसे पहले सेंट्रल बैंक्स बाइंग करती हैं, उसके बाद ETF बाइंग करने के लिए आते हैं, उसके बाद हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल आते हैं, और उसके बाद जो कॉमन इन्वेस्टर होता है, जो कॉमन मैन होता है, वो आता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद दिसंबर के बाद में, जनवरी पहले या दूसरे हफ्ता में, हमें पता चलेगा कि बहुत सारी कंट्रियों ने, सेंट्रल बैंक ने अच्छी खासी गोल्ड को लेकर बाइंग की है। हमारे पास जो हमारे सोर्सेज हैं और जो हमारी इंफॉर्मेशन है, उससे तो ये पता चलता है कि सेंट्रल बैंक की बाइंग डेफिनेटली हो रही है। और उसके बाद हम शायद जनवरी एंड में या फरवरी फर्स्ट वीक तक हम देखेंगे कि ETF की बाइंग शुरू हो गई है। तो जैसे ही ETF की बाइंग शुरू होती है, इसका मतलब एक कॉमन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना उसने शुरू कर दिया है। और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वो अपनी तरह से गोल्ड को अक्यूमुलेट करके चलते हैं।
तो इस पैटर्न में पूरा मूवमेंट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि नीचे में $1757 का स्पॉट मार्केट में एक सपोर्ट चांदी को गोल्ड को मिलेगा, लेकिन 2023 में मैं ऊपर में चांदी को तकरीबन 2050 से $2150 के बीच में रखता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जाकर ये इन्फ्लेशन जब रिसेशन में कन्वर्ट होगा तो सारे एसेट क्लास में बहुत जबरदस्त मंदी आएगी, और उस वक्त सोना ही एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी कमोडिटी है जिसके थ्रू लोग अपने दूसरे पोर्टफोलियो को हेज करेंगे, और इसी वजह से सोने के दाम। ऑलराइट, तेजी यहाँ पर सोने में भी आ सकती है। तो सिर्फ चांदी ही नए हाइज नहीं बनाएगी, सोना भी यहाँ पर अगले साल नए हाइज बना सकता है। काफी सारे फंडामेंटल्स की बात तो यहाँ पर हुई ही है। राजीव, आप कैसे देखते हैं? आप किस फंडामेंटल को गौर तरीके से यहाँ पर देखेंगे और आपकी रेंज क्या है? मनीषा जी, देखिए, लास्ट ईयर, बेसिकली करंट ईयर की बात करूं, 2022 में मार्च से और हमने अक्टूबर तक गोल्ड में मंथली जो है डाउनवर्ड ट्रेंड देखा। मैं कॉमेक्स गोल्ड की बात कर रहा हूं, और ये ट्रेंड का जो चेंज आया वो नवंबर के महीने में आया, जिसमें करीबन गोल्ड ने $134 की एक उछाल दिखाई, और पिछले 3 महीने की जो मंदी थी उसे एनगल्फ भी किया। तो ये एक साफ दर्शाता था कि मंथली चार्ट्स पे एक गोल्ड जो है बॉटम आउट हो गया है, और इस महीने भी गोल्ड ने अभी तक बढ़त का दौर बनाए रखा है। तो ये दूसरा लगातार महीना होगा जिसमें गोल्ड की बढ़त बनी हुई है, और हम मंथ के आखिरी हफ्ते में ही जा रहे हैं, और अभी करीबन इस महीने में $46 ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड थोड़ा और कंटिन्यू रहना चाहिए। रफली मुझे लगता है कि $1880-1890 तक का लेवल जो अगले 2-3 महीने में हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है गोल्ड का। और अगर इंडियन मार्केट की बात करूं तो 55,500 एक इमीडिएट हर्डल है। अगर इस पर अच्छा क्लोजिंग होता है तो मुझे लगता है काफी बड़ा मोमेंटम गोल्ड को मिल सकता है, जिसमें गोल्ड करीबन 1,500 से 2,000 की एक तेजी, फास्ट तेजी दिखा सकता है, जिसे हम स्टीप प्राइस कह सकते हैं। और इंडियन मार्केट की बात करूं तो मंथली बेसिस पे इंडियन मार्केट में इस महीने आई थिंक गोल्ड अपने नए हाई के आसपास क्लोज करेगा। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड जो है मोमेंटम प्लस में है, और गोल्ड में भी मुझे लगता है बढ़त आगे अच्छी बनी रहनी चाहिए। हालांकि चांदी में ऐसा लगता है कि थोड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, क्लियरली बायस चांदी की तरफ है, और क्यों ना हो, क्योंकि फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग हैं और बहुत सारे फैक्टर्स इन फेवर यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और सोने चांदी पर अपने वो व्यूज भी देने के लिए। एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज लेंगे बाकी की कमोडिटीज पर।